क्या कहा माँ, मैं उस कलूटी लड़की से शादी करूंगा। उसे देखकर गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर ही मार देते। विनीत रोने लगता है। बेटा, तुम्हें ये रिश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी लकीर के फकीर हैं। उन्होंने रामफल को वचन दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। विनीत की मां नंदा रोने लगती है। विनीत की शादी उसके बाबूजी दीनदयाल पास ही के गांव के रामफल की बेटी सुनैना से कर आए हैं। सुनैना की मां बचपन में ही गुजर गई थी। सुनैना का रंग सांवला था, लेकिन मन साफ था, और इसके साथ साथ वो हर एक काम में पारंगत थी। पूरे गांव वाले सुनैना की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन सुनैना का सांवला रंग उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। किंतु सुनैना ने कभी भी ईश्वर के इस फैसले का विरोध नहीं किया। वो चाहती थी कि हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। लेकिन एक पिता की चिंता तो तभी शुरू हो जाती है जब उसके घर बेटी पैदा होती है। वो सोचने लगता है कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा। सुनैना के घर रिश्ते तो बहुत आए, लगभग 1.5 दर्जन के करीब, किंतु कुछ लोग सांवले रंग की वजह से चले जाते, तो कुछ लोग सांवले रंग को धन के तराजू में तोलकर लेना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश रामफल लोगों की ये इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ था। कैसा है आज का समाज, जो बाहरी सुंदरता को पाना चाहता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता से उसे कोई सरोकार नहीं। लड़की पैसे से धनी तो होनी चाहिए, किंतु गुणों से धनी का कोई नहीं चाहता। विनीत के बाबूजी दीनदयाल और सुनैना के बाबूजी रामफल स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। जब दीनदयाल जी को रामफल की परेशानी का आभास हुआ, तो वो अपने दोस्त की चिंता को मिटाने के लिए तुरंत दौड़े आई और अपने बेटे विनीत से बिना पूछे उसका रिश्ता सुनैना से तय कराई। लेकिन विनीत को ये रिश्ता नामंजूर था। वो नहीं चाहता था कि सुनैना की शादी उससे हो, लेकिन बाबूजी के दबाव में आकर विनीत को शादी करनी पड़ी। शादी के बाद सुनैना विनीत के घर आ गई। विनीत ने अपने पिताजी से शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि शादी में आप किसी को निमंत्रित नहीं करोगे, बल्कि चुपचाप मंदिर में शादी करवा दोगे। बेटे की इस शर्त के आगे दीनदयाल जी को हारना पड़ा और बिना रिश्तेदारों के शादी हो गई। विनीत की मां नंदा, नाम से तो वो देवी थी, लेकिन वास्तव में थी कुछ और। नंदा ने जब देखा कि उसके पति दीनदयाल किसी काम से बाहर चले गए हैं और बेटा भी माला फेंक कर भाग गया है, बहू अकेली दरवाजे पर खड़ी है, तो नंदा तमक कर बोली, अरे डायन, वहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है। अब मुझे तेरी जैसी कलूटी की आरती करनी पड़ेगी। सुनैना अवाक रह जाती है और सारी बात समझ जाती है कि विनीत माला फेंक कर क्यों गया और क्यों सास उसे दुत्कार रही है। सुनैना रोने लगती है। तभी नंदा का गुस्सा चौथे आसमान पर चला जाता है और तमक कर कहती है, अरे ओ कुलछणी, यहाँ खड़ी होकर क्या अपने बाप को रो रही है, जिसने दहेज में एक थैला तक नहीं दिया और ऊपर से इस अमावस की रात को हमारे गले बांध दिया। नंदा सुबक कर कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। वो नंदा बीच में से ही बात काटते हुए, तो अभी ये कागड़ी बोलती भी है, सुन कलूटी, तेरी औकात इस घर में नौकर जैसी है, और खबरदार मुझे माँ जी कहा तो। इस बीच दीनदयाल जी घर आ जाते हैं। नंदा एकदम चुप खड़ी हो जाती है। तब दीनदयाल जी बोलते हैं, अरे बहू, अभी तक दरवाजे पर खड़ी है, और नंदा की ओर देखते हैं। नंदा एकदम बदल जाती है और कहती है, जी मैं भी बहू से कह रही हूँ कि अंदर आओ, पर शायद इसको अंदर की हवा फब नहीं रही थी, इसलिए बेचारी आंगन में खड़ी हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? सुनैना हाँ में सिर हिला देती है। नंदा सुनैना को अंदर ले जाती है, लेकिन मन ही मन उसे गालियां भी दे रही है। दीनदयाल जी भी भोजन करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन ना तो विनीत का कुछ अता पता है और ना ही कोई उसे भोजन के लिए पूछने आया। सुनैना भूखी प्यासी पड़ी रही। जब भूख से असहाय हो गई तो वो नीचे गई और रसोई को ढूंढने लगी, लेकिन जब रसोई के पास आई तो क्या देखा, रसोई को मोटा सा ताला लगा हुआ है। बेचारी अपनी सास को भी कुछ कह नहीं सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब वो निराश होकर कमरे की तरफ जाने लगी तो भगवान की मूर्ति के आगे रखे दीपक को, जो मध्यम लो में जल रहा था,
देखकर रुक गई, क्योंकि दुखियों का भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। दीपक की लो और उसकी आंखों का ऐसा तारतम्य हुआ कि आंखों से ओंजले ओंजले आंसू निकलने लगे। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। बस इससे ज्यादा कुछ ना बोल पाई। गला भर आया। तभी अचानक देखा भगवान के सामने 5-6 लड्डू चढ़ाए हुए थे। शायद शादी की वजह से सुनैना ने भगवान का प्रसाद समझकर 2 लड्डू उठा लिए और भगवान का शुक्रिया कर अपने कमरे में चली गई। रोते रोते पता नहीं कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। नहा धोकर नीचे गई। नीचे विनीत भी बैठा था। दीनदयाल जी ने इशारा किया तो नंदा ना चाहते हुए भी सुनैना के पास आई और कुछ साड़ियाँ और गहने देकर बोली, नाश्ता करने के बाद इनको पहनकर नीचे आ जाना। गांव वाले आज मुंह दिखाई की रस्म पर आ रहे हैं और जरा अच्छे से मेकअप कर लेना। सुनैना अपनी सास नंदा से गहने और कपड़े ले लेती है और कमरे में चली आती है। आज सुनैना थोड़ी खुश है, क्योंकि उसे पहली बार जो सजने संवरने का समय मिला था, वरना बेचारी जिंदगी भर ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। आंगन में औरतों का आना जाना लग गया था। चहल पहल भी काफी हो रही थी। बस सभी इंतजार कर रहे थे बहू के आने का। आज दीनदयाल जी घर पर ही थे, वरना नंदा कहाँ सुनैना को सजने संवरने देती। दीनदयाल जी ने नंदा की तरफ इशारा किया कि बहू को लेकर आए। नंदा कमरे में चली गई, पर ये क्या, सुनैना को देखकर नंदा के होश उड़ गए। नंदा नीचे से ऊपर तक अवाक से सुनैना को देखे जा रही थी। कुछ क्षण बाद नंदा के मुंह से आवाज निकली, अरे ओ करमजली, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? तुझे ढंग से सजना भी नहीं आता। सुनैना ने कभी मेकअप नहीं किया था। बेचारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक, आंखों में भारी भरकम काजल और साड़ी भी तौलिए की भांति लपेटे खड़ी थी। नंदा भभकी और कहने लगी, अरे निर्लज, तेरी सूरत तो पहले ही कलंक है, और दूसरा अगर तू इस रूप में नीचे आई तो तुझे घर से निकालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अब की बार विनीत के पापा भी मुझे नहीं रोक सकेंगे। सुनैना को खरी खोटी सुनाकर नंदा नीचे आ गई। नंदा को अकेला आते देख दीनदयाल जी चौंक उठे कि कहीं दोबारा नंदा ने कोई और लीला न शुरू कर दी हो। नंदा ने हाथ जोड़कर सब औरतों को कहा कि कृपया मेरी बात को समझने की चेष्टा करें। आज हमारी बहू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर पाएंगे। औरतों में खुसर पुसर चल गई। तब नंदा ने सभी से माफी मांगी और सभी औरतें भी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तब दीनदयाल जी बोले, नंदा, सुनैना की तबीयत खराब है। सुबह तो वो चंगी भली लग रही थी, अब अचानक उसे क्या हो गया? नंदा बोली, आप खुद जाकर देख सकते हैं उसे क्या हुआ है। तब औरतें कहने लगी कि शादी भी चुपचाप करा दी गई, किसी को न्योता छोड़ो, बताया तक नहीं। अब बहू की तबीयत खराब का बहाना बनाकर उसको भी नहीं देखने दिया जा रहा है। नंदा बहन, सब ठीक ठाक तो है ना, या बात कुछ और है जिससे आपको विनीत की शादी इस प्रकार करनी पड़ी? नंदा बोली, कोई बात नहीं है, बस बहू की तबीयत खराब है, शादी की थकान है शायद। हम फिर कभी मुंह दिखाई का आयोजन रख लेंगे। पर कुछ औरतें कहाँ मानने वाली थी, एक से बढ़कर एक बात बनाने लगी। तभी अचानक से औरतों को दीवार पर सितारों की चमचम दिखाई दी। जब सबने ऊपर देखा तो नीले लिबास में सजी, सुंदर गहनों में लदी सुनैना दिखाई दी। सुनैना ने नीले रंग का लहंगा पहना था। सभी औरतें और नंदा देखते ही रह गई। तभी सुनैना सीढ़ियों से नीचे आकर बैठ गई। घूंघट किया हुआ था, फिर भी साक्षात देवी लग रही थी। तभी गांव की एक औरत, जो बहुओं में कमियां निकालने के लिए मशहूर थी, उठी और सुनैना का घूंघट उठाया तो कहने लगी, अरे नंदा, बहू तो सुंदर है, पर रंग थोड़ा काला है। बाल भी सुंदर है, पर पूरे काले नहीं है। तभी गांव की दूसरी औरत बोली, अरे बहन, बहू तो ठीक ही है, अपने विनीत के हिसाब से, नहीं तो कोई। रुको, नंदा एकदम बीच में बात काट देती है, आप सभी क्या फालतू की बातों में लग गई? देखो ना बहू का रानी हार, जो हमारा पुश्तैनी हार है। सभी औरतें हार को देखने लग गई। तब एक औरत बोली, बहू ब्याह के लाए हो, सामान कहीं नजर नहीं आता, क्या बहू सामान लाना भूल गई? तभी दीनदयाल जी आ जाते हैं।
हमारी बहू ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है। हमें फालतू की चीज़ों से क्या प्रयोजन। वैसे भी हमारे घर में भगवान का दिया सब कुछ है। दहेज तो गए गुजरे लोग लेते हैं, जो कुछ कमाते तो नहीं, बस दूसरों के धन पर नजर गड़ाए रहते हैं। मोहल्ले की सभी औरतों में चुप्पी छा जाती है। सभी औरतें बहू को मुंह दिखाई देती है और रस्म विधि पूर्वक पूर्ण हो जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली गई। अब नंदा सुनैना को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि सभी गहने और मुंह दिखाई के रुपए यहाँ रख और अपने कमरे में चलती बन। सुनैना चुपचाप सब कुछ निकालकर वहाँ रख देती है। रात के 11:15 बजने को है, लेकिन विनीत अभी तक घर नहीं लौटा। सुनैना बस उसका इंतजार कर रही है। सुनैना को विश्वास है कि विनीत के दिल में या दिल के किसी कोने में उसके लिए जज्बात जरूर जगेंगे, लेकिन विनीत घर आता ही नहीं। सुबह हो चुकी है। सुनैना रात में जागने की वजह से दिन में जाग ना पाई। इधर नंदा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। डायन अपने बाप का घर समझकर अभी तक सो रही है, लेकिन मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। नंदा सुनैना के कमरे में आ गई। भरे पानी की बाल्टी जो सुनैना के ऊपर फेंकी तो सुनैना एकदम से उठी और भौचक्की सी खड़ी देखने लगी। अरे लंका, क्या तेरे घर में 10-10 बजे लोग उठते हैं, जो तू अपने बाप को रोकर यहाँ पड़ी है। नंदा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। उसकी सास बड़बड़ाने लगती है। नंदा जल्दी से नहा धोकर रसोई घर में दाखिल होती है। तभी दीनदयाल जी घर आ जाते हैं और कहते हैं विनीत और सुनैना को कुल देवी के दर्शन को ले जाना है। कल चतुर्दशी है, इसलिए मैंने टिकट बुक करवा दिए हैं। विनीत भी घर आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि वो कुल देवी के दर्शन के लिए जाने को तैयार है। नंदा विस्मय में पड़ जाती है और सुनैना की आंखों में चमक आ जाती है। शायद सुनैना को लगता है कि विनीत और उसके रिश्ते में बदलाव आने लगा है, लेकिन सुनैना ये समझ पाने में नाकामयाब थी कि इस अचानक से आए परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। विनीत सुनैना से कहता है कि वो कल के लिए पैकिंग कर ले, क्योंकि उनको कल सुबह ही निकलना होगा। सुनैना कमरे में जाती है और पैकिंग करने में लग जाती है। अगले दिन भोर में ही विनीत और सुनैना जाने को तैयार थे। गाड़ी भी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को आ गई थी। दीनदयाल जी ने सुनैना को आशीर्वाद दिया और विनीत को जाने की आज्ञा दी। विनीत और सुनैना गाड़ी में सवार होकर चल पड़े कुल देवी के दर्शन के लिए। सुनैना और विनीत कुल देवी के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये स्थान भीड़ जंगलों से ढका हुआ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र था। रास्ते भी सुनसान थे। सुनैना को यहाँ दहसा लगने लगा। तभी विनीत ने कहा कि ये जो सामने की पहाड़ी है, इसको पार करते ही कुल देवी का पुराना मंदिर है। यहाँ हमारा अपना पुश्तैनी मंदिर है, इसलिए यहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। शाम होने वाली थी। रास्ता भी पथरीला था। सुनैना को चिंता होने लगी कि रात कहाँ गुजारेंगे। मन में असमंजस चल रहा था तो हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, विनीत जी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, हम रात कहाँ रहेंगे। विनीत ने सुनैना की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप आगे हो लिया। सुनैना बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन चाहकर भी विनीत को आराम के लिए नहीं कह पा रही थी। हमें ये पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, विनीत ने सुनैना को कहा। पहाड़ी देखकर ही सुनैना के होश उड़ गए। थक तो वो पहले ही चुकी थी। तभी विनीत बोला, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, नहीं तो यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खुद ही दर्शन करके आ जाऊंगा। नंदा के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर वो ऊपर जाना चाहती है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी, और अगर नीचे बैठकर प्रतीक्षा करती है तो रात होने लगी थी और वहाँ वो अकेली थी। सुनैना को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। हमें 9 बजे से पहले पहुंचकर पूजा करनी होगी, विनीत ने सहज भाव से कहा। विनीत अब पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। सुनैना भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। अब विनीत ने सुनैना से कहा कि कुछ वार्तालाप जारी रखे ताकि रास्ता जल्दी पूरा हो। सुनैना कुछ ना कुछ बोलती ही चल रही थी और विनीत केवल हाँ में जवाब दे रहा था। चलते चलते वो पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गए, जहां पर हल्का सा अंधेरे में सफेद मंदिर दिखाई दे रहा था। सुनैना ने विनीत से पूछा, क्या यही वो मंदिर है? लेकिन विनीत की आवाज नहीं आई। उसने देखा कि विनीत वहां था ही नहीं। चलते चलते ना जाने कब
विनीत आंखों से ओझल हो गया। सुनैना को पता ना चला। अब तो सुनैना बहुत डर गई। ना आगे का रास्ता का पूरा ज्ञान था, ना पीछे जा सकती थी, क्योंकि वो पहाड़ी से ग्रामीण बस्तियां बहुत दूर मध्यम लाइटों से दिखाई दे रही थी। सुनैना ने विनीत को पुकारा, विनीत, विनीत, कहाँ हो तुम? किंतु कोई उत्तर ना मिला। सुनैना बहुत घबरा गई और वहीं पर बैठ गई। रात तो हो ही चुकी थी। अब तो जंगलों में जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थी। सुनैना चुपचाप एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई और विनीत को धीरे धीरे आवाज भी दे रही थी। इधर विनीत सुनैना को जंगल में छोड़कर चुपचाप नीचे की ओर खिसक लिया। अंधेरा ज्यादा था। मोबाइल के फ्लैश चालू कर वो जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी विनीत का पैर फिसला और वो धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल पड़ी। सुनैना को चीख सुनाई पड़ी। वो जल्दी से विनीत को खोजने लग गई। इधर विनीत जोर जोर से कहरा रहा था, क्योंकि एक जड़ के सहारे वो पहाड़ी पर लटका हुआ था। सुनैना ने आवाज का अनुसरण किया और वहां गई। पास में ही विनीत का मोबाइल पड़ा था, जिसकी फ्लैश ऑन थी। उससे कुछ ही दूर विनीत की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सुनैना ने फ्लैश से विनीत को ढूंढ लिया। विनीत पेड़ की जड़ पकड़कर मदद मांग रहा था। सुनैना जल्दी से विनीत के पास आई और अपनी चुन्नी पेड़ से बांधकर विनीत को पकड़ने लगी। विनीत ने चुन्नी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। सुनैना ने पेड़ से बांधकर हाथ से चुन्नी पकड़ी थी, इसलिए उसके हाथ दर्द कर रहे थे। विनीत भी बुरी तरह से हाँफ रहा था। अर्ध घायल सी अवस्था में विनीत ऊपर आ गया। सुनैना ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसको चिपटकर रोने लगी। तभी विनीत अचेत सा होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी छाती पर घाव था, जिससे रुधिर की बूंदें झनक रही थी। सुनैना ने विनीत को उठाने की कोशिश की। काफी समय बाद विनीत को होश आया तो उसने देखा कि वो सुनैना के आंचल में पड़ा है। ईर्ष्यावश वो उठने की कोशिश करने लगा, किंतु उठ नहीं पाया। सुनैना रोई जा रही थी, लेकिन अंधेरे कच्चे रास्ते से वो विनीत को ना नीचे ले जा सकती थी, ना ही ऊपर मंदिर में। रात के 1:45 बज चुके थे। अचानक से मोबाइल में रेंज आ गई। सुनैना ने घर फोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सुनैना बार बार फोन करती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। सुनैना विनीत को संभाल रही थी। तभी फोन की घंटी बजी तो सुनैना ने एकदम से फोन उठा लिया। हेलो बेटा विनीत, क्या बात है? दीनदयाल जी का फोन था। तभी सुनैना बोली, पिताजी, मैं सुनैना बात कर रही हूँ। सुनैना ने सारी बात दीनदयाल जी को बतलाई। दीनदयाल जी स्तब्ध खड़े थे। तभी वो बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे बस अपना पता बता दो कि तुम कहाँ पर हो। सुनैना ने जो जो रास्ते में देखा वो सब बता दिया और कहा, यहाँ पुराने पहाड़ी वाले घर के पास हैं हम। पहाड़ी वाला घर? दीनदयाल जी अवाक थे। तभी दीनदयाल जी ने कुछ नौकर और गांव के साथियों को इकट्ठा किया और उस तरफ चल पड़े। घर में नंदा अकेली सोई हुई थी और उसको किसी भी बात की भनक नहीं थी। दीनदयाल जी को उस जगह पर जाते जाते सुबह के 4 बज गए थे। विनीत के पिताजी काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर विनीत और सुनैना थे। विनीत की ऐसी हालत देखकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, ये सब कैसे हुआ? तब सुनैना ने उनको कहा, मंदिर की चढ़ाई करते समय इनका पैर फिसल गया था, इसलिए नीचे गिर गए और इनकी छाती में चोट आई। दीनदयाल जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि विनीत आखिरकार पुराने खंडहारों में सुनैना को लेकर क्यों आया था। तभी विनीत के पिताजी दीनदयाल जी ने अन्य गांव वालों की मदद से विनीत को पहाड़ी से नीचे उतारा और उस गंतव्य की ओर गए जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। सुनैना एकदम रोई जा रही थी। साथ ही साथ में दीनदयाल जी सुनैना को दिलासा दे रहे थे। विनीत की हालत बहुत खराब थी। वो गाड़ी के पास पहुंच गए। वहां जाकर दीनदयाल जी ने विनीत को कार की सीट पर लेटाया और गाड़ी लेकर शहर के अस्पताल की ओर चल गए। विनीत को अब अस्पताल में ले जाया गया। तब डॉक्टरों ने उसको जल्दी से इमरजेंसी रूम में रेफर कर दिया। इधर घर पर जब नंदा को ये पता चला कि विनीत को बुरी तरह से चोट लगी है, वो जल्दी से अस्पताल की ओर निकल पड़ी। अस्पताल में जाते ही नंदा ने सबसे पहले सुनैना को गुस्से से देखा और उसको गालियां देती हुई इमरजेंसी रूम की ओर जाने लगी। लेकिन डॉक्टरों ने नंदा को इमरजेंसी रूम में जाने से रोक दिया। जब सुनैना नंदा को दिलासा देने के लिए उसके पास आई
तब नंदा गुस्से में भरकर उससे कहा, अरे डाइन, इतने में ही तेरा पेट नहीं भरा था जो मेरे बच्चे को इस हालत में ला दिया है। आखिर मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसा किया। दीनदयाल जी नंदा को रोकने लगे, लेकिन वो सुनैना को गालियां ही देती जा रही थी। अरे आज मुझे मत रोको, ये लड़की डायन है, ये मेरे बेटे को मार देगी, उसके बाद हम सबको मार देगी। ये हमारे घर को शमशान बनाने के लिए आई है। सुनैना भी खड़ी रोई जा रही थी। तभी डॉक्टर साहब बाहर निकले और बोले, ऑपरेशन के लिए पेशेंट को खून की जरूरत है, आप जितनी जल्दी हो सके खून का प्रबंध करें। दीनदयाल जी ने तुरंत सभी ब्लड बैंक छान मारे, किंतु कहीं पर भी खून नहीं मिला। थके हारे वापस अस्पताल गए और बोले, कहीं पर भी खून का इंतजाम नहीं हुआ। नंदा जोर जोर से रोने लगती है। हे ईश्वर, उस काली डाई ने ये क्या कर दिया। दीनदयाल जी नंदा को समझाने लगे। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल कर आए। दीनदयाल जी और नंदा सभी लोग डॉक्टर को देखने लगे जैसे कोई बुरी खबर की आशंका हो। डॉक्टर साहब बोले, कांग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सफल हुआ। नंदा एकदम से ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो डॉक्टर ने रोका, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पेशेंट को प्राइवेट रूम में भेज दिया जाएगा, अभी उनको आराम की सख्त जरूरत है। दीनदयाल जी बोले, किंतु डॉक्टर साहब, बिना खून के ऑपरेशन कैसे हुआ। डॉक्टर बोले, खून तो मिल गया था, लेकिन खून आया कहाँ से। नंदा बोली। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विनीत की पत्नी सुनैना का ब्लड उनसे मैच हो रहा था, उन्होंने ही ब्लड देकर अपने पति की जान बचाई है, वरना आज कुछ भी हो सकता था। नंदा अवाक रह गई। दीनदयाल जी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू भर आए और वो बोले, सुनैना है कहाँ। तभी सुनैना भी वहां आ जाती है, कुछ थकी हुई सी लग रही है। दीनदयाल जी सुनैना को गले से लगा लेते हैं। विनीत को भी प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। घर के सभी लोग विनीत के पास इकट्ठा होते हैं। नंदा विनीत से पूछने लगती है, बेटा ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारी ये हालत है। विनीत सभी के मुंह की ओर देखता है। तभी सुनैना भी वहां आ जाती है, लेकिन विनीत सुनैना को घृणित दृष्टि से देखता है। नंदा भी सुनैना की ओर देखकर आग बबूला हो जाती है। विनीत बोल उठता है, माँ, इसी ने मुझे पहाड़ से धक्का दिया था। सुनैना जड़वत सी खड़ी रह जाती है, किंतु नंदा गुस्से में बेकाबू हो गई और सुनैना को मार फटकार कर कमरे से बाहर निकालने लगी। विनीत, तुम झूठ बोल रहे हो। दीनदयाल जी बोले। विनीत अपने पिता की ओर देखने लगता है और नंदा भी शांत खड़ी हो जाती है। तभी दीनदयाल जी कहते हैं, बेटा आज अगर तुम जिंदा हो तो सुनैना की वजह से, इसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है। 2 बार? विनीत असमंजस की स्थिति में बोला, हाँ 2 बार। एक बार पहाड़ी से गिरते हुए तुम्हें बचाया और दूसरी बार जब कहीं से खून भी ना मिला तो अपना खून देकर तुम्हें बचाया। दीनदयाल जी की बात सुनकर विनीत अवाक रह जाता है और सुनैना की तरफ देखने लगता है। सुनैना इधर दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। नंदा भी असमंजस की स्थिति में थी। तब नर्स रूम में आती है और कहती है, अभी पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए, आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। पेशेंट के साथ केवल एक व्यक्ति रुक सकता है, बाकी वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए। दीनदयाल जी नंदा को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नंदा बाहर जाने से इनकार कर देती है। लेकिन दीनदयाल जी के बार बार कहने पर नंदा दीनदयाल जी के साथ बाहर जाती है। दीनदयाल जी सुनैना को विनीत की देखभाल करने के लिए कहते हैं। अब रूम में केवल सुनैना और विनीत ही रह जाते हैं। सुनैना अपने आंसुओं को पोंछती हुई विनीत से कहती है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन विनीत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेटा रहता है। सुनैना वहीं पर बैठ जाती है और विनीत के सिर पर हाथ फेरने लगती है, जैसे कि वो उसकी मालिश करना चाहती है। लेकिन विनीत अभी कुछ नहीं करता और चुपचाप लेटा रहता है। विनीत की खामोशी सुनैना को असमंजस में डाल रही थी। लेकिन इधर नंदा अभी भी सुनैना से बहुत खफा थी। वो विनीत की इस हालत की जिम्मेदार सुनैना को ही ठहरा रही थी। तब दीनदयाल जी रिसेप्शन पर जाकर बातचीत करते हैं और तब पता चलता है कि अभी पेशेंट को 2 दिन के लिए और एडमिट रखा जाएगा। तब दीनदयाल जी प्राइवेट रूम में आते हैं जिसमें विनीत पड़ा था और कहते हैं, बेटा अभी 2 दिन के लिए और डॉक्टर ने रुकने के लिए कहा है,
इसलिए तुम्हारे पास सुनैना रहेगी। तब दीनदयाल जी सुनैना को कहते हैं, बेटी सुनैना, मैं और तुम्हारी माँ जी घर जा रहे हैं, इसलिए तुम विनीत का ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इधर नंदा सुनैना को विनीत के पास देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन दीनदयाल जी के कहने पर वो भी उनके साथ चली जाती है। सुनैना विनीत की अच्छे से देखभाल करती है। विनीत भी अब सुनैना से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। इस थोड़ी सी बातचीत के बाद वो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने लगते हैं। विनीत को भी अब सुनैना से बात करके अच्छा लगने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके दिल का कुछ बोझ कम हो रहा है। सुनैना के लिए ये दिन बहुत ही सुकून भरे थे। पता ही नहीं चला कि कब 2 दिन बीत गए। अब बारी घर जाने की थी। दीनदयाल जी गाड़ी लेकर विनीत को अस्पताल से लेने के लिए आ गए थे। अब विनीत थोड़ा चलने फिरने लग गया था। गाड़ी में बैठकर वो लोग घर आ गए। नंदा ने आते ही अपने बेटे की आरती उतारी और बाती लेकर नजर उतारने लगी और कहने लगी, जिस काली डायन का साया मेरे बेटे पर पड़ा है वो इस बत्ती की तरह जलकर राख हो जाए। सुनैना नंदा के मनोभावों को भली भांति समझ रही थी, किंतु वो सिर नीचे झुका लेती है। दीनदयाल जी भी अंदर आ जाते हैं। विनीत को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। सुनैना भी विनीत के कमरे में जाने लगती है कि नंदा बीच में रोकते हुए बोली, तू कहाँ जा रही है महारानी? तू विनीत से दूर रहना और अपने कमरे में चली जा। पर माँ जी, सुनैना बोल ही रही थी, तभी नंदा बात काट देती है। मैंने कहा जब तक मैं ना कहूँ कमरे से निकल मत जाना, समझी? नंदा के उग्र स्वभाव को सुनैना पहले से ही जानती थी, किंतु क्या कर सकती थी। बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर नंदा कुछ फल काटकर विनीत के लिए लेकर उसके कमरे में आती है। विनीत नंदा को देखे बिना लेटे हुए ही कहता है, सुनैना तुम अब तक कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नंदा असमंजस में पड़कर बोली, बेटा सो रहे हो क्या? विनीत एकदम से पलटकर देखता है। सामने सुनैना नहीं बल्कि नंदा खड़ी है। माँ आपने क्यों कष्ट किया? सुनैना कहाँ गई? नंदा बोली, बेटा विनीत, तुम सुनैना को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हो। विनीत चुप रहता है और नंदा भी कटे हुए फल विनीत को देकर कमरे से बाहर आ जाती है। विनीत को फल देकर जब नंदा चली जाती है, रात्रि भोज के पश्चात जब सब सोने चले जाते हैं, तब चुपके से सुनैना विनीत के कमरे में आ जाती है। सुनैना देखती है कि विनीत ने खाना खाया ही नहीं और वो सो रहा है। सुनैना विनीत को देखने लगती है। शायद इतने करीब से उसने कभी विनीत को देखा था। सुनैना विनीत की ओर आकर्षित होने लगती थी। वो उसकी सूरत को निहार रही थी। तभी विनीत की आंख खुल जाती है। तुम यहाँ इस वक्त? विनीत झुंझलाते हुए बोला। सुनैना का स्वप्न टूट चुका था। वो घबराकर बोली, वो देखने आई थी कि आपने दवाई ली या नहीं। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, दवाई कैसे लेता? विनीत बोला। तभी सुनैना खाने की प्लेट उठाती है और कहती है, तो चलो पहले खाना ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। विनीत मुंह बनाकर बोला। सुनैना बनावटी गुस्से में बोली, तो साहब ठीक नहीं होना चाहते, चलो खाना खाओ, वरना ठीक कैसे होंगे? आपको हमारी कब से चिंता होने लगी। अगर चिंता होती तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए सुबह से? विनीत शिकायत के लहजे में बोले। चलो अब तो आ गई हूँ, सुनैना कहती है। सुनैना अपने हाथों से विनीत को खाना खिलाने लगती है। विनीत चुपचाप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खाना खा रहा था। शायद विनीत को भी सुनैना की आदत सी होने लगती है। खाना खत्म हो जाने के बाद विनीत पानी मांगता है। तब सुनैना कहती है, शायद आपको पता नहीं, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते। विनीत बोला, अब उससे क्या होता है? सुनैना बोली, ये हमारे सेहत के अनुकूल नहीं, आप आधे घंटे बाद पानी पी लीजिए। विनीत बोला, आधे घंटे बाद कौन पानी पिलाने आएगा? सुनैना बोली, मैं हूं ना। विनीत की आंखों में चमक और सुनैना की आंखों में प्रेम के भाव थे। आज भी सुनैना और विनीत ने दिल खोलकर बात की, लेकिन सुनैना की कब वहीं आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात को देर से सोने के बाद सुनैना की सुबह आंख नहीं खुली। तभी नंदा विनीत के कमरे में आने लगती है। अरे ये क्या, ये कलमुही यहाँ क्या कर रही है? नंदा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो चीखते हुए बोली, अरे निर्लज, तू यहाँ क्यों पड़ी है? क्या मेरे बेटे पर कोई काला जादू करने आई थी? सुनैना घबराकर उठ जाती है। विनीत की भी आंख खुल गई और वो बोला,
क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह इतना क्यों चीख रही है? नंदा बोली, ये देख बेटा, ये कलमुही यहाँ पड़ी है तुम्हारी बिस्तर के पास। विनीत बोला, तो क्या हुआ माँ, ये मुझे दवाई देने आई थी तो आंख लग गई होगी। नंदा बोली, दवाई देने मतलब ये डायन कल रात से यहाँ पड़ी है। उठ कमीने जल्दी, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। नंदा अब सुनैना को पकड़कर बाहर ले जाने लगी। विनीत बोला, माँ उसे छोड़ दो, तुम उसको क्यों कोस रही हो? नंदा सुनैना को लेकर उसके कमरे में चली गई और बोली, सुन डायन, मेरे बेटे से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानती, ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि कहीं की नहीं रहेगी, कहकर दरवाजा बंद करके चली जाती है। इधर विनीत भी अपनी माँ के ऐसे बर्ताव से दुखी था और सुनैना कमरे में जड़वत खड़ी थी। विनीत सोचता है उसको माँ से एक बार सुनैना के विषय में बात करनी चाहिए। कुछ समय बाद जब नंदा विनीत के पास जाती है तब विनीत अपनी माँ को अपने पास बैठने के लिए कहता है। नंदा विनीत के बदले रवैये से गुस्से में थी। तब विनीत नंदा से कहता है कि मुझे आपसे सुनैना के विषय में बात करनी है। तब नंदा कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम सुनैना को पसंद करने लगे हो। तब विनीत के चेहरे पर कुछ मुस्कान आती है। ये मुस्कान कुटिल मुस्कान थी। नंदा भी समझ जाती है कि विनीत की मनसा क्या थी। वो विनीत को कहती है, तुम जो कुछ भी करोगे वो सही है। ये सब कहकर नंदा कमरे से चली जाती है। विनीत के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि नंदा ने तुरंत भाप लिया। सुनैना इधर अपने कमरे में थी। उसे अपनी सास की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने विनीत के साथ संजो रही थी। शायद उसका अंतर्मन बार बार विनीत के ही ख्वाबों की छाप उसको दिखा रहा था। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके दिल में प्रेम के अंकुर चुपचाप पनप रहे थे। दोपहर के वक्त सुनैना चुपके से विनीत के कमरे में आ जाती है। विनीत उस समय सो रहा था तो सुनैना चुपचाप उसे निहार रही थी। अचानक से विनीत की आंखें खुलती है तो सुनैना का ख्वाब टूटता है। अरे तुम कब आई? मैं बस अभी आई। क्या आपने दवाई ले ली? हाँ बस अभी लेने वाला था। आप भी ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। दवाई समय पर नहीं लोगे तो ठीक कैसे होंगे? विनीत मुस्कुराया। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सुनैना को तो जैसे सुकून मिल रहा था। तब वो विनीत को दवाई दे देती है। विनीत दवाई खाकर सुनैना को कुछ समय के लिए वहीं बैठने को कहता है, किंतु सुनैना कहती है कि माँ जी गुस्सा होगी। तब विनीत कहता है कि माँ अभी किसी काम से बाहर गई है। तब सुनैना वहीं बैठ जाती है और विनीत से बातें करने लगती है। विनीत भी सुनैना के साथ काफी घुल मिल गया था। विनीत सुनैना से कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। तब सुनैना शर्म से मुंह नीचे कर लेती है। तब विनीत सुनैना को कहता है कि वो उसे अपनी एक सबसे अच्छी दोस्त के नजरिए से देखता है। सुनैना की दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। तब विनीत सुनैना से कहता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तब सुनैना का एकदम से ख्वाब टूटा। आप झूठ कह रहे हैं ना? नहीं सुनैना, ये सच है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। अब भी मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ। सुनैना का तारतम्य टूट चुका था। उसके हृदय में एक गहरा आघात लगा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। सुनैना वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुश्किल से कोई खुशी मिली थी, वो भी आपसे देखी नहीं गई। मेरा दुर्भाग्य मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सुनैना घुट घुट कर रोने लगी। आखिर सुनैना भी तो उस व्यक्ति पर दिल लगा बैठी थी जो कि कभी उसका था ही नहीं। अब तो केवल रोने के अलावा कोई चारा शेष नहीं था। नंदा भी घर आ चुकी थी। दीनदयाल जी भी आज घर पर थे। दीनदयाल जी नंदा से पूछते हैं, आज बहू नहीं दिखाई दे रही है? पड़ी होगी अपने कमरे में, एसी की हवा जो यहाँ फब गई है। नंदा ने तमक्कर जवाब दिया, तुम भी ना हमेशा मुंह में जहर उगलती हो। दीनदयाल जी की बात सुनकर नंदा क्रोध में उबल गई। मतलब जहर उगलती हूँ? क्या मैं नागिन हूँ? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? दीनदयाल जी कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नंदा गुस्से में भरकर आंखें तरेर कर वहां से निकल जाती है। नंदा विनीत के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई माँ। बहुत खूब, प्रतिक्रिया जरूर आएगी। कुटिल मुस्कान के साथ नंदा वहां से निकल जाती है और सुनैना के कमरे में झांक कर देखती है
सुनैना बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। सुनैना वहां से निकल सीधे नीचे आ जाती है। घर में अशांति का माहौल था। सुनैना अपने कमरे में पड़ी रो रही थी, लेकिन उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसे दिखाई दे रहा था जैसे दो हंस पानी में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन किसी अन्य हंस ने उन पर हमला करके घायल कर दिया। कुछ समय बाद जब सुनैना की नींद खुलती है तब विनीत वहां होता है। अरे आप यहाँ क्यों चले आए? सुनैना विनीत को कहती है। मेरा मन नहीं लग रहा था, विनीत बोला। डॉक्टर ने मना किया है ना, फिर भी नहीं मानते। विनीत सुनैना के पास बैठ जाता है और कहता है। उसकी मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि सुनैना को बुरा लगे। सुनैना चुप रहती है। विनीत सुनैना को समझाने का प्रयास कर रहा है, पर सुनैना उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। अचानक से दीनदयाल जी का देहांत हो गया अस्पताल में। माफ करना विनीत जी, आपके पिता नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया था। विनीत एकदम से बेसुध सा जमीन पर गिर गया। नंदा का भी रो रो कर बुरा हाल था। बेचारी सुनैना, उसकी तो जिंदगी ही लूट गई थी। कोई था जो उसको समझता था, उसकी कदर करता था, किंतु वो भी ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर सबने सदमा बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन उससे बाहर आने में काफी वक्त लग गया। कुछ महीने बाद। आप कब तक वापस आओगे? सुनैना विनीत से कहती है। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, विनीत जवाब देता है। अपना ख्याल रखना और पहुंचकर फोन कर देना, सुनैना कहती है। ओके कहकर विनीत कमरे से निकल जाता है। विनीत किसी काम के सिलसिले से अमेरिका जा रहा था। नंदा विनीत का माथा चूमती है और कहती है, अपने काम में आगे निकल जाना, पीछे मत देखना, मैं सब संभाल लूंगी। विनीत सुनैना को बाय कहता है और माँ के पैर छूकर निकल जाता है। सुनैना विनीत को देख रही है जब तक उसकी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई और उसके आंसू भी बह चले। नंदा भी सुनैना को देख रही थी और बोली, बहू तू भी थोड़े दिन अपने मायके घूमा, तेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन सुनैना मना कर देती है। तब नंदा के बार बार कहने पर वो मायके तो चली जाती है, किंतु उसका मन अभी तक वो यादें संजो रहा था। कुछ दिन बाद जब सुनैना घर आती है और दरवाजा खोलती है, तब अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकल कर आती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? वो लड़की बोलती है। आप कौन है? सुनैना कहती है। वो लड़की बोलती है कि मैं इस घर की मालिक हूँ। तब सुनैना कहती है कि वो घर तो उसका है। तब लड़की कहती है कि हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तब सुनैना नंदा के बारे में पूछती है। तब लड़की बताती है कि नंदा आंटी तो उसी दिन चाबी देकर चली गई थी। वो गई कहाँ है ये मैं नहीं जानती। सुनैना को चक्कर आ रहे थे, ना तो उनका नंबर लग रहा था, ना ही उनका कहीं अता पता था। हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अब कहाँ जाऊँ? सुनैना अपने ही घर में पराई हो चुकी थी। तब सुनैना लड़की से कहती है, क्या मैं अंदर से अपना सामान ले सकती हूँ? तब लड़की कहती है, नंदा आंटी पहले ही सब कुछ लेकर जा चुकी है। तब सुनैना अपने कुछ कपड़े भिखारियों के पास देखती है और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो मन ही मन बोल रही थी। वो शहर में घूमने लगती है कि कहीं माजी का पता ठिकाना मिल जाए, पर कुछ हासिल नहीं होता। थक हार कर एक मंदिर के सामने बैठ गई। हे दुर्गा माता, मेरी सहायता कीजिए, मैं भंवर में फंस गई हूँ। सुनैना को वहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए रात हो गई। आसपास कुछ असामाजिक तत्व खड़े थे जो उसको घूर रहे थे। मंदिर भी बंद हो चुका था। सुनैना को ठंड भी लग रही थी। अब जाए तो कहाँ जाए? तभी वो लड़के जो मंदिर के पास खड़े थे सुनैना के पास आने लगते हैं। सुनैना डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लड़के भी चुपचाप सुनैना के पीछे दौड़ रहे थे। तभी सुनैना एक निर्जन स्थान पर पहुंच गई। चारों तरफ अंधकार, बस सड़क पर ही लाइट चमक रही थी। सुनैना अंधेरे के सागर में उतर जाती है। वो लड़के उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुनैना बियाबान जंगल में चली गई। वो कब जंगल के अंदर पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। वो थक चुकी थी और थककर एक पेड़ के नीचे गिर गई। सुनैना को नींद आ रही थी। वो भी निर्भय होकर वहां सो गई। उसकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ तस्कर जंगल में घूम रहे थे। तब उनकी टॉर्च की लाइट सुनैना पर पड़ी। सुनैना बेसुध पड़ी थी। तस्करों ने सुनैना को उठा लिया और अपने अड्डे की ओर जाने लगे।
तभी सुनैना की आंख खुली तो उसने देखा कि वो किन्हीं हट्टे कट्टे आदमियों के जंगल में है। सुनैना चिल्लाने लगी। तब उनमें से एक आदमी बोला, चुप साली, बक बक किए जा रही है। ये जंगल है, यहाँ की आवाज़ पेड़ों से टकराकर वापस यहीं आ जाती है। सुनैना कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो बोले, छोड़ देंगे, पहले हमारा काम तो पूरा हो जाए। ऐसा बोलकर वे लोग उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। सुनैना उनकी बाहों में ऐसे जकड़ी पड़ी थी कि उसका हिल पाना भी मुश्किल था। तस्कर सुनैना को अपने अड्डे पर ले गए और उसकी पट्टी खोल दी। सुनैना ने देखा जंगल में एक ऐसा स्थान जहाँ पर काफी सारी लकड़ी की झोंपड़ियाँ बनी हुई थी और जगह जगह मसाले या लालटेन रखी हुई थी। कुछ सरकारी अफसर भी वहीं पर उनके साथ बैठे शराब पी रहे थे। सुनैना को डर लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सुनैना को उन लोगों ने एक झोंपड़ी में पटक दिया। उस झोंपड़ी में और भी 2-3 लड़कियां थी। लड़कियां सुनैना को देखे जा रही थी। तब सुनैना ने उनको पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तब एक लड़की जिसका नाम पारसी था, उसने जवाब दिया कि ये लुटेरे हमें शहर से उठाकर ले आए हैं और हमारी बोली भी लग चुकी है, कल हमें बेच दिया जाएगा। सुनैना को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा धक्का लगा। सुनैना ने कहा कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब दूसरी लड़की बोली, मैं 5 दिन से यहाँ कैद हूँ, कोई रास्ता नहीं यहाँ से बाहर जाने के लिए। तब सुनैना ने ठंडे दिमाग से सोचा और उस लड़की से पूछा कि लुटेरे कैसे उन्हें वहाँ से लेकर आई। तब पारसी ने कहा, उन्होंने कोई नशीली वस्तु उनके खाने में मिलाई थी जिसको वो अपने पास हमेशा रखते हैं। अब सुनैना समझ गई वहाँ से कैसे निकला जा सकता है। सुनैना ने उन लड़कियों के कान में कुछ कहा और सबने हामी भर दी। तभी सुनैना ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। तब एक नौजवान लड़का वहाँ आया और बोला, क्या चाहिए तुझे। सुनैना बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी तू। मैं कह रही थी कि ये लोग अकेले शराब पीकर उगते नहीं क्या। मतलब। लड़का पूछने लगा, मतलब यही कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य करना आता है, मैं सबका मन भी बहला सकती हूँ। लड़के के मन में कुछ उमंग सी आई और वो सरदार के पास गया और उनको बोला। तब उनका सरदार भी खुश हो गया और कहा, उस लड़की को बुलाकर लाओ, वैसे भी कल तो उन सबको बेच ही दिया जाएगा। तब वो लड़का सुनैना और उन लड़कियों को साथ लेकर आ गया। सुनैना ने इशारा किया और दूसरी लड़कियां उन जालिमों को शराब पिलाने लगी। उन्होंने अपना रेडियो चालू किया और गाना लगा दिया। सुनैना गाने की धुन पर नृत्य करने लगी। वो तस्कर भी सुनैना के साथ नाच रहे थे। दूसरी लड़कियों ने तस्करों को इतनी शराब पिला दी कि वो वहीं लुढ़क गए। सुनैना और वो लड़कियां भागने लगी तो वही लड़का सामने आ गया। शायद उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन सुनैना ने मोर्चा संभाल लिया। तीनों ने मिलकर उसे घेरकर सिर पर एक डंडा रसीद कर दिया। वो लड़का तो वहीं बेहोश हो गया। फिर वो वहां से भागने लगी, लेकिन भागे भी किधर। रात में ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा था, ना उनको कुछ पता था, लेकिन वो सीधे ही भागे जा रही थी। अंत में चारों लड़कियां भागते भागते एक सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था। रात के अंधेरे में 2 लाइटें सुनैना को अपनी ओर आती दिखाई दी और वो एक ट्रक था। सुनैना और वो सभी सोच रही थी कि क्या ट्रक वाले से मदद मांगना सही रहेगा या वो भी उनका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जब ट्रक पास आ गया तो वो चारों डर गई। ट्रक वाले ने ट्रक रोक लिया। उसमें से एक तगड़ा सा अधेड़ उम्र का आदमी निकल कर आया। जब तक वो व्यक्ति उनके पास आता वो चारों भाग गई और जंगल में छिप गई। अब ट्रक वाला भी वहां से जा चुका था। चारों दोबारा सड़क पर आ गई ताकि कोई मददगार मिल जाए। तभी एक कार वाला वहां आया। एक 27-28 वर्ष का लड़का था। उसने गाड़ी वहां रोक दी। वो गाड़ी से उतरकर बोला, कितना लेती हो एक रात का। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। अरे अब बता भी दो, इतना क्यों शर्माने लगी अब, वो बोला। तब सुनैना ने कहा, कृपया स्पष्ट कहे, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही। लड़का बोला, लगती तो अच्छे खानदान की हो और फिर भी ये काम, आप कहना क्या चाहते हैं। सुनैना ने गुस्से में भरकर कहा, खैर मुझे क्या, मैं 500 रुपए दे दूंगा, उससे ऊपर नहीं। लड़का बोला। अब सुनैना को समझ आ गया कि वो किस मकसद से उनसे बात कर रहा है। तब सुनैना ने तमक कर कहा, श्रीमान आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
हम बस रास्ता भटक गए हैं। तब सुनैना ने कहा कि वो सब बहुत मुसीबत से घिरी हुई है, अगर वो उन्हें जंगल से बाहर शहर में छोड़ दे तो उसका एहसान होगा। लड़के ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्या तुम्हारा चारों का इरादा लूटपाट का तो नहीं? तब सुनैना ने उस लड़के को बताया कि वो फलां शहर की रहने वाली है। तब लड़के ने सुनैना से सारा परिचय पूछा। तब सुनैना ने बताया कि उसकी शादी दीनदयाल के बेटे विनीत से हुई है। विनीत विदेश जाने के बाद वो मारी मारी फिर रही है। दीनदयाल जी का नाम सुनते ही लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन सुनैना और तीनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में सुनैना ने उसे सारी कहानी बताई। तकरीबन 1.5 घंटे चलने के बाद लड़के ने अपने घर के सामने कार को रोका। काफी रात हो गई थी। उस लड़के ने सुनैना और बाकी लड़कियों को गेस्ट रूम में भेज दिया और उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध भी कर दिया। सुबह होने के बाद काफी देर बाद चारों की आंख खुली। तब उस लड़के ने बाकी की 3 लड़कियों को उनका पता ठिकाना पूछकर ड्राइवर से कहकर उनके घरों में भिजवा दिया। अब बारी सुनैना की थी। वो सुनैना के पास आया और बोला, विनीत विदेश नहीं गया है, वो यहीं पर है। सुनैना चौंक गई, ये आप क्या कह रहे हैं? तब उस लड़के ने कहा, मेरा नाम विजय है और मैं विनीत का सौतेला भाई हूँ। विनीत का सौतेला भाई? सुनैना चौंक गई। विजय ने कहा, फिलहाल तुम्हें ये जानना चाहिए कि विनीत और उसकी माँ बहुत मक्कार है। उन्होंने बहुत परपंच रचकर उसे घर से निकलवा दिया था। सुनैना ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? विनीत तो मुझे प्यार करता है। ऐसा ही हुआ है जो मेरे साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी वही हुआ। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तब सुनैना बोली, आप दीनदयाल जी के बेटे हैं, लेकिन इस तरह लड़कियों को पैसे देकर क्यों? सुनैना बोलते बोलते चुप हो गई। दरअसल मेरी जिंदगी कांटों से भरी हुई है, उसमें 2 पल सुकून को ढूंढ लेता हूँ। वो बोला, लेकिन सुकून ये नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। सुनैना ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं करूं भी क्या? विजय ने अपना बैग उठाया और सुनैना से कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। मैं शाम को देर से आता हूँ। कबर्ड में कुछ पैसे रखे हैं, अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेना। इतना कहकर विजय निकल जाता है। सुनैना कुछ सोच रही है। उसे आश्रय तो मिल गया, किंतु एक अजनबी के साथ वो कब तक रह सकती है? सुनैना ने पूरे घर का मुआयना किया। शराब की बोतलें, बिखरे कपड़े और अस्त व्यस्त सामान। सुनैना ने सोचा, अब आ ही गई हूँ तो ये सही कर दूं। एक कमरे में दीनदयाल जी की फोटो लगी हुई थी और साथ में किसी शांति नाम की औरत की, शायद वो विजय की माँ थी। सुनैना ने पूरे घर की साफ सफाई शुरू कर दी और कुछ ही देर में घर को चमका दिया। उसके बाद सुनैना रसोई घर में गई और वहाँ खाना बनाने लगी, लेकिन रसोई में सभी डिब्बे खाली पड़े थे। तब सुनैना बाजार में गई और कुछ सामान खरीद कर ले आई। सुनैना ने खाना बनाया। शाम को विजय जल्दी घर आ गया। उसने देखा घर तो चमक रहा है, तो उसे आज पहली बार घर के साथ अपनेपन का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी माँ की मौत के बाद अपने रहने के स्थान पर पहली बार उसने घर को साफ सुथरा पाया। विजय के आते ही सुनैना ने उसे गर्मा गर्म चाय पिलाई। सुनैना ने रात को खाना बनाया और विजय को देने गई, लेकिन विजय अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। विजय को शराब पीता देखकर सुनैना चिल्लाई, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? विजय एकदम से रुक गया। क्या हुआ? दीनदयाल जी के बेटे होकर तुम शराब पी रहे हो? सुनैना ने शिकायत भरे लहजे में कहा। विजय बोला, आखिर कब तक तुम मुझे पीने से रोक सकती हो? जब तक मैं यहाँ रहूंगी कम से कम इतना तो कर सकती हूँ, लेकिन जब कल को तुम चली जाओगी तब कौन? सुनैना के पास शब्द नहीं थे। वो खाना रखकर कमरे से फटाफट निकल गई। विजय ने खाने की प्लेट को देखा। वही खुशबू, वही अपनापन जो उसकी माँ कभी उसे खाना देती थी, बिल्कुल वैसा ही। विजय ने चम्मच उठाया और एक और खाने का उठाया और खाने लगा। आज पहली बार उसको एहसास हुआ कि उसका ख्याल रखने के लिए भगवान ने किसी को भेज दिया है। विजय खाना खाने लगा। खाने के बाद कुर्सी पर बैठे बैठे उसको नींद आ गई। रात के समय सुनैना दोबारा वहां आई। उसने देखा विजय कुर्सी पर सोया हुआ है, पैर में जूते ऐसे ही पड़े हैं और पैंट बनियान में कुर्सी पर गर्दन लटकाए। सुनैना को विजय का ये हाल देखकर गुस्सा आया, लेकिन हंसी भी। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि सोने की भी सुध ना हो? सुनैना कमरे के भीतर दाखिल हुई
और विजय के पाँव से जूते निकाले। विजय के सिर के नीचे तकिया दिया ताकि सिर नीचे ना लटके और चादर उड़ाकर वहां से जाने लगी। तभी विजय की आंख खुल गई। तुम यहाँ इस वक्त? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, बस मैं तो देखने आई थी कि आपने खाना खा लिया या नहीं। अच्छा, इतनी फिक्र? अब यहाँ रह रही हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी आप मेरे ससुर के बेटे हैं। तुम अब भी सोचती हो कि विनीत तुम्हें लेने आएगा? सुनैना चुप हो गई। क्या हुआ, जवाब दो। मैं नहीं जानती। फिर अब तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता विनीत से होकर निकले। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। ठीक है कहकर सुनैना वहां से निकल जाती है। सुनैना समझ नहीं पा रही थी कि विजय क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी किसी दोराहे पर जाकर खड़ी होने वाली है। सोचते सोचते सुनैना की आंख लग गई। 1 महीना भर ऐसे ही बीत गया। सुनैना और विजय में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इधर विनीत और उसकी मां नंदा दोबारा अपने पैतृक घर में चले गए। घर बेचना केवल एक दिखावा भर था। विनीत और नंदा की चाल कामयाब हो चुकी थी। कुछ दिन सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन विनीत को सुनैना की कभी कभी याद सी तो आ जाती थी, लेकिन ये सोचकर याद करना छोड़ देता था कि पीछा तो छूटा। अब विनीत अपनी पुरानी प्रेमिका विभा से प्रत्येक दिन मिलने लगा। सुनैना के ना होने से विभा भी वहां उनके घर हर रोज आने जाने लगी। विभा विनीत और सुनैना के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी। दोनों में अच्छी खासी बनती थी। विभा के लिए ही विनीत ने सुनैना को छोड़ दिया था। विभा एक दिन विनीत के साथ एक शोरूम में गई हुई थी। विभा ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में गई। तभी विनीत की नज़र किसी लड़की पर पड़ी। सुनैना, विनीत हड़बड़ाया। सुनैना यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये मुझे ही ढूंढने के लिए आई है? विनीत सोच में पड़ गया। सुनैना को भी विनीत दिखाई दे गया। वो विनीत की तरफ बढ़ने लगी। विनीत को डर था कि सुनैना कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। सुनैना विनीत के करीब आई। विनीत का हृदय मारे डर के तेजी से धड़कने लगा, लेकिन सुनैना विनीत के बाजू से ऐसे निकल गई जैसे कोई अजनबी हो। विनीत देखता ही रह गया। सुनैना, ये सब क्या है? विनीत ने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन सुनैना ने उसको देखकर नजरअंदाज कर दिया। विनीत को ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उसके कलेजे पर सांप तब लौटने लगे जब विनीत ने सुनैना को किसी व्यक्ति के साथ, जिसका चेहरा दूर से साफ नजर नहीं आ रहा था, कार में जाते हुए देखा। विनीत देखता रहा, लेकिन सुनैना जा चुकी थी। तभी विभा विनीत को ढूंढते हुए वहां पर आई। अरे विनीत, तुम बाहर क्यों आ गए हो? विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब बात है, तुम एकटक सड़क की तरफ देखे जा रहे हो। विनीत हड़बड़ाया। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम्हें कोई पसंद आया? नहीं, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। चलो ना, हम सिटी मॉल में चलते हैं, विभा बोली। नहीं विभा, ऐसा करो, तुम घर जाओ, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, विनीत बोला। काम याद? लेकिन तुमने कहा था कि आज का दिन सिर्फ मेरे लिए, विभा बोली। विनीत ने लंबी सांस भरी। फिर कभी लेकर आऊंगा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना बोलकर विनीत ने कार निकाली और चला गया। विनीत के इस रवैये से विभा परेशान हो गई। आखिर विनीत के दिमाग में चल क्या रहा था? विभा मन ही मन बड़बड़ाई। खैर कोई बात नहीं, लड़कों की कमी थोड़ी है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये मेरी जरूरतें पूरी कर पाएगा। मुझे कोई दूसरा ही देखना पड़ेगा जो कि ज्यादा अमीर हो। विभा लड़कों को फंसाना बखूबी जानती थी। विनीत अब सीधे घर चला जाता है, लेकिन सुनैना और उस शख्स के बारे में सोच सोचकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैंने विभा को पसंद कर लिया है? विनीत मन ही मन बुदबुदाया। तभी विनीत ने अपनी गाड़ी निकाली और विभा से मिलने चला गया। शाम का समय हो चुका था। वो सीधे विभा के घर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि दरवाजा खुला था। विभा इस घर में अकेली रहती थी। उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। विनीत सोच रहा था, मैंने आज विभा का दिल तोड़ दिया है। जाते ही उसको बाहों में भर लूंगा और माफी भी मांग लूंगा। फिर वो विभा के कमरे में गया। वहां विभा नहीं दिखी। उसने सारा घर छान मारा, लेकिन विभा का कोई अता पता नहीं। तभी विनीत फोन निकालकर लगाने लगा। तब उसको कुछ आवाज सी सुनाई दी। आवाज बाथरूम से आ रही थी। विनीत सीधे बाथरूम की तरफ लपका
कि कहीं विभा को कुछ हो ना गया हो। मन में अनेकों सवाल पैदा हो रहे थे जिनका जवाब उसको बाथरूम में मिलने वाला था, पर ये क्या, बाथरूम में तो कोई दिखाई नहीं दिया। विनीत जाने ही वाला था कि उसने बाथरूम के अंदर साइड में ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके होश ही उड़ गए। विभा किसी लड़के के साथ वहां बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी। विनीत का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। विभा, वो चिल्लाया। विभा एकदम से उस लड़की की बाहों से दूर हट गई। ये सब क्या है, कौन है ये? उस लड़के ने एकदम से विनीत का गला पकड़ लिया और विभा को देखकर बोला, कहो तो इसे भी ठिकाने पर लगा दूं। विभा हंसते हुए बोली, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, पहले भी 2 लोगों को ठिकाने लगाया ही है। विनीत के होश उड़ जाते हैं, जिसको वो जान से भी ज्यादा चाहता था और जिसके लिए उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ा था, आज वो दरिंदा बन उसके सामने खड़ी थी। विनीत से उसने पता नहीं कितनी बार झूठ बोल बोल कर पैसे ऐंठे थे। तब विभा बोली, जो कुछ भी तू पहना है सारा सामान यही रख दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। विनीत ठगा सा रह गया। लूट तो वो पहले ही ये सब देख कर गया था। विनीत ने अपनी घड़ी, चैन, अंगूठी और पैसे सब वहां पर रख दिए। तब विभा ने उससे कहा, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप अपने घर चला जा। विनीत चुपचाप वहां से निकल गया। घर जाकर विनीत को पूरी रात नींद नहीं आई। आखिर आती भी कैसे? उसको इतना बड़ा धोखा जो मिला था, जिससे प्यार किया, उसने 1 मिनट में ही इतनी बड़ी सजा दे दी। अब विनीत को रह रहकर सुनैना की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसके साथ ये सही ही हुआ। उसने जैसा कर्म बोया वैसा ही काटा। आखिर सुनैना को उसने भी तो धोखा ही दिया था। ऐसे सोचते हुए निंद्रा की आगोश में कब पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला। सुबह विनीत उठा तो 10 बज गए थे। उसकी मां नंदा उसको काफी देर से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। आज नींद कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन नींद टूटने के बाद तुरंत उसकी आंखों में कल शाम वाले दृश्य घूमने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया विभा? वो बड़बड़ाने लगा। नंदा भी वहीं खड़ी थी तो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तभी विनीत की नजरें ऊपर उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नंदा को विभा के धोखे की पूरी कहानी सुनाई। नंदा भी अवाक रह गई। आखिर धोखे के बदले धोखा ही तो मिलता है माँ। हमने जिंदगी भर धोखे ही दिए हैं पिताजी को, विजय को और सुनैना को। अब हमारे साथ जब धोखा हुआ तो हम इतने विचलित क्यों हैं? विनीत की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। विभा से धोखा खाने के बाद अब विनीत को रह रहकर सुनैना की याद आ रही थी। नंदा भी कहीं ना कहीं इस सोच से व्याकुल थी। एक दिन विनीत ने सुनैना से मिलने का मन बनाया, लेकिन उसको ढूंढे कहाँ पर? सुनैना का पता ठिकाना तो उसके पास नहीं था। अब सुनैना को कहाँ पर खोजा जाए? क्या सुनैना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है? नहीं नहीं, सुनैना पतिव्रता स्त्री है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और हमारा तलाक भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं सुनैना को लेकर आऊंगा। इधर सुनैना विजय के घर बिना किसी खौफ के आराम से रह रही थी। उसको कई बार विनीत की याद तो आ जाती थी, लेकिन उसके किए धोखे को याद करके वो चुप हो जाती थी। मुझे विनीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ा रही हो या खुद से बातें कर रही हो? विजय पीछे से आकर टोक देता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सुनैना उत्तर देती है। विजय सुनैना के करीब आ जाता है और कहता है, सुनैना कल कोई मूवी देखने चलें? नहीं, मेरा मन नहीं है। मन बनाने में कितना वक्त लगता है सुनैना। नहीं विजय, फिर भी लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। कल तुम जाओगी तो जाओगी। सुनैना जाने के लिए हाँ कर देती है, किंतु उसके मन में असंवेगों के अथाह तूफान मचे हुए थे। वह असमंजस में थी कि जिंदगी उससे क्या चाहती है। सवेरा होने के बाद सुनैना और विजय फ्रेश होकर मार्केट जाते हैं। सुनैना के लिए विजय सुंदर सी ड्रेस खरीदता है। सुनैना इनकार कर देती है, किंतु विजय के बार बार कहने पर वो ले लेती है। विजय ने मन में सोच रखा था कि आज मूवी के बाद वो अपने दिल की बात सुनैना को बता देगा। सुनैना भी विजय के साथ बहुत खुश थी। इधर विनीत आज सुनैना को ढूंढने के इरादे से मार्केट में आया हुआ था। विनीत ने सोच रखा था कि जहाँ कहीं भी सुनैना मिलेगी उससे माफी मांगकर घर वापस ले आएगा, लेकिन दोपहर हो गई, विनीत को सुनैना कहीं नहीं मिली। वो थक हार कर पार्क में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर मुंह पर कपड़ा डालकर सो गया। मूवी देखने के बाद सुनैना विजय के साथ पार्क में गई
और जहाँ विनीत पड़ा था उसके ही कुछ पास आकर बैठ गई। सुनैना और विजय बातें कर रहे थे, तभी विजय ने अपने दिल की बात सुनैना को बता दी। विनीत की भी आंख खुल चुकी थी, किंतु उसने ये नहीं देखा कि ये कौन है। शायद कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार का इजहार कर रहा है। विनीत खुद से बातें करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं बल्कि सुनैना और विजय बैठे हैं तो वो एकदम से स्तब्ध रह गया। अपनी आंखों से उसने ये कैसा मंजर देख लिया। सुनैना और विजय को एक दूसरे के साथ वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, ये एक धोखा कम था जो एक और मिला। सुनैना से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं यहीं अटका पड़ा हूँ। लेकिन सुनैना अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल गई है। वो ये सब सोचकर वहाँ से निकल जाता है। इधर विजय की बात सुनकर सुनैना उससे कहती है, तुम अपनी जगह सही हो विजय, लेकिन मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। विजय बोलता है, सुनैना तुम शादीशुदा जरूर हो, लेकिन उस शादी के कोई मायने नहीं है। क्या आज तक तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम विनीत की पत्नी हो? मैं जानता हूँ शादी के बाद भी तुम अलग अलग कमरों में रहते थे। क्या ये पति पत्नी वाले चिन्ह है? लेकिन विजय दोबारा बोलने लगता है, तुम्हें पहाड़ पर अकेले छोड़ देना और फिर तुम्हें शहर में अकेले धक्के खाते छोड़ देना, क्या तुम्हारी नजरों में ये प्यार था? सुनैना विजय की बातों का जवाब देने में अक्षम थी। आखिर विजय ठीक ही तो कह रहा था, विनीत किसी भी नजरिए से प्यार के काबिल नहीं है और विनीत ने ही मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं। अगर आज विजय नहीं होता तो मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। तब सुनैना असमंजस में थी, उसे विजय की बात मान लेनी चाहिए या नहीं। विनीत भी अपने घर आ जाता है और सीधा सुनैना के बेडरूम की ओर जाता है और पास ही पड़ी हुई सुनैना की फोटो को देखकर रोने लगता है। सुनैना, आखिर तुमने भी मेरे साथ वही किया जो विभा ने किया। मैं तो तुम्हें दिल से चाहने लगा था, लेकिन तुम। विनीत का गला भर आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे आवाज देती है, गलती सुनैना की नहीं तुम्हारी है। सुनैना ने तुमको नहीं बल्कि तुमने सुनैना को छोड़ा था, और छोड़ना ही था तो कानूनी रूप से तलाक लेते। उसको ऐसे धोखा देने का क्या मतलब था? अपना दुख तुमको दुख लगता है और दूसरों का दुख खेल है। सारी रात विनीत खुद से बातें करता है और उनका जवाब उसे उसकी अंतरात्मा देती रहती है। आखिर में सवालों और जवाबों की लगी होड़ के बीच में वो नींद की आगोश में समा जाता है। इधर विजय और सुनैना की भी नींद खराब हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ही असमंजस की स्थिति में थे। सुनैना अभी भी विनीत से प्यार करती थी, क्योंकि पहले प्रेम को भूल पाना इतना आसान नहीं होता। उसका मन तो करता है कि वो विनीत के पास जाकर उससे बात करे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि विनीत की जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि विनीत की आंखों में उसको प्रेम नजर आने लगा था। इधर विजय, जिसको सुनैना बहुत आदर देती है, वो भी सुनैना को प्यार भी करता था। लेकिन सुनैना और विजय को मिले हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से विजय को जानती भी नहीं थी, क्योंकि विजय के चरित्र का दोहरापन भी उसको पहले ही पता लग गया था जब वो उनको जंगल में मिला था। सुनैना भी यही सोचते सोचते सो जाती है। सुबह हो जाती है। इधर विनीत आज पूरा मन बनाकर सुनैना से मिलने का विचार करता है और विजय के घर की ओर चला जाता है। उसको पता है सुबह सुबह विजय जिम जाता है तो सुनैना घर पर अकेली होगी। वो जल्दी से विजय के घर की तरफ बढ़ता है। विनीत डोर बेल बजाता है तो सुनैना आकर दरवाजा खोलती है। सुनैना और विनीत एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी सुनैना दरवाजा बंद करने लगती है तो विनीत उसको रोक देता है। रुको सुनैना, प्लीज दरवाजा बंद मत करो। आखिर क्यों ना बंद करूं? मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। सुनैना, तुम्हारा गुस्सा जायज है और मुझ पे गुस्सा करना तुम्हारा अधिकार भी है। मेरे तुम पर और तुम्हारे मुझ पर सारे अधिकार समाप्त हो गए विनीत, अब कुछ शेष नहीं रहा। सुनैना, तुम मेरी पत्नी हो और अभी हमारा तलाक भी नहीं हुआ। ओह, तो तुम ये बताने के लिए आए थे कि हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है? तो ठीक है, हम अब तलाक भी ले लेते हैं। प्लीज सुनैना, मेरी बात तो सुनो। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इतना कहकर सुनैना दरवाजा बंद कर देती है। विनीत बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखें भी झलकने लगती है, लेकिन विनीत ने जब देखा कि विजय चला आ रहा है तो वो दीवार फांदकर भाग जाता है। विजय जब घर के अंदर आता है तो सुनैना को उदास देखकर उससे पूछता है
कि क्या हुआ। तब सुनैना उसे सारी बात बताती है तो विजय बोला, तुमने बिल्कुल ठीक किया सुनैना, ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, अब उसको भुगतना पड़ेगा। और विजय ने कहा कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवा देता हूँ, तुम उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सुनैना उस समय कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुनैना ने विनीत से तलाक लेने का फैसला कर लिया और विजय ने बात करके वकील से कागज़ तैयार कर लिए। कुछ समय तक कोर्ट में केस चला और फिर दोनों का तलाक हो गया और फिर विजय और सुनैना ने एक दूसरे से शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। और दूसरी तरफ विनीत, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? क्या सुनैना ने सही किया या फिर विनीत के साथ गलत किया? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।